ओके, ये क्वेश्चन एक रह गया था, इसमें डाउट है ना। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स पर यूनिट करंट निकालते हैं, है ना। तो इसका फ्लक्स निकालना है और डिवाइड बाय करंट कर देना है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, फिर एक खाली जगह है और उसके बाहर एक और होलो सिलेंडर, ठीक है। बाहर वाले होलो सिलेंडर के अंदर ये वाला होलो सिलेंडर है, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस है ए, बाहर वाले की रेडियस है बी, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि अगर अंदर वाले सिलेंडर में आई करंट ऊपर जा रहा है और बाहर वाले में आई करंट नीचे आ रहा है, तो इस डिवाइस का, इस ऑब्जेक्ट का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। सेल्फ इंडक्टेंस याद है आपको, क्या करते थे हम, बोलो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। और फ्लक्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते थे तो क्या होता है, L into I। बोलो L निकालना है तो क्या करते थे, I को उठा के इधर जाते हैं ना। फ्लक्स निकालो खुद का, खुद के करंट से डिवाइड कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो L का वैल्यू आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो आपने को यही करना है, अपने को अभी भी क्या करना है, बोलो फ्लक्स निकालना है और करंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे जो ये पोर्शन होगा, जो अंदर वाले और बाहर वाले के बीच में जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन में क्या होगा, एक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। बोलिए, ये जो सिलेंडर है जो इस डायरेक्शन में करंट लेकर जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो ये सर्कुलर रीजन होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से लेके और यहां तक इस पोर्शन में फ्लक्स निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस वाली मैंने स्ट्रिप अज्यूम कर ली, ठीक है। अब बताओ यहां पे सेंटर से कितना दूरी पर है, ये r दूरी पर है। बोलो, किसी भी सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, है ना। इनफाइनाइट वायर वाले केस है, राइट। तो बोलो यहाँ पे कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है यहाँ का, बोलो इसका फ्लक्स निकालना है तो क्या करूंगा, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एरिया तो इसका इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, फ्लक्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो बोलो फ्लक्स पर यूनिट लेंथ के लिए क्या करेंगे, बोलो टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो एक यूनिट लेंथ के लिए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक ये एक यूनिट लेंथ हो जाएगी, राइट। इसमें कितना फ्लक्स होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय n। टोटल फ्लक्स बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया क्या होगा, dr, ये वाली थिकनेस इनटू टोटल लेंथ, और डिवाइड बाय n कर रखा है तो l गायब हो जाएगा। रिपीट करोगे ये वाली बात, सही है। बोलो फ्लक्स पर यूनिट लेंथ आ गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई r इनटू dr, सही है। अब बोलो ये छोटा सा फ्लक्स आया है पर यूनिट लेंथ, टोटल फ्लक्स के लिए क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करूंगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई बाहर dr by r का इंटीग्रेशन। बोलो व्हाट इज r, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कहां से स्टार्ट होता है, ये a से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है, b तक। तो बोलो a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा log b बाय, सही है। तो ये आ जाएगा आपके पास फ्लक्स पर यूनिट लेंथ। अपने को क्या चाहिए, इंडक्टेंस चाहिए, तो अब इस I को उठा के इधर ले आओ, I आ जाएगा इधर, गायब हो जाएगा। क्या आ गया, बोलो L पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत, स्पेशल नोट, व्हेन सोलेनॉइड इंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ सर्किट इट विल अपोज द चेंज, हां तो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। रिपीट करो, कोई डाउट बचा इसमें, बोलिए भाई, बोलो। LR सर्किट्स वगैरह हो गए थे हमारे, है ना। आइडियल कंडक्टर नहीं होगा, आइडियल इंडक्टर आएगा यहाँ पे। अब इंडक्टर्स के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, तो इंडक्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि आइडियल इंडक्टर क्या होता है और नॉन आइडियल इंडक्टर क्या होता है, ठीक है भाई। तो देखिए एक ऐसा इंडक्टर, ऑब्वियसली इंडक्टर कैसे बनता है, जब किसी वायर को ऐसे करके लपेट देते हैं सोलेनॉइड की शक्ल में, है ना, ऐसी शक्ल का बना दिया तो क्या बन जाएगा, वो सोलेनॉइड बन जाएगा, या मैं कहूं इंडक्टर बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि सिर्फ और सिर्फ इसके पास इंडक्टेंस है,
और रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल वायर है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस का वायर इस्तेमाल कर लिया तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज आइडियल इंडक्टर। ऐसा इंडक्टर जिसमें इंडक्टेंस तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल इंडक्टर बोलते हैं। सही है, तो बोलो एल यानी कि इंडक्टेंस इज नॉट जीरो बट रेजिस्टेंस इज जीरो। सही है भाई। फॉर रियल इंडक्टर, रियल जो होता है, रियल लाइफ में जो हमारे होते हैं उसमें बोलो वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, तो बोलो जो इंडक्टर होता है रियल लाइफ में उसकी ना ही रेजिस्टेंस जीरो होती है ना ही इंडक्टेंस जीरो होती है। ठीक है भाई। एवरी वायर हैज इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद इट। So, in general, inductance of a straight wire is not zero, but in the following arrangement, देखो भाई, अगर आप एक स्ट्रेट वायर की बात करो, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि सर देखो ऐसा मुड़ा हुआ वायर है, ऐसे लपेटा हुआ है, तो इसकी इंडक्टेंस जीरो नहीं होगी। ऐसा है, इसकी भी जीरो नहीं होगी। ऊपर वाले की रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली इस वाले की रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमारे एटम्स का अरेंजमेंट है वो उसमें कुछ इस तरह के से ट्विस्ट आ रहा हो, तो हमें देखने में तो वायर जो है वो स्ट्रेट लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि एटॉमिक लेवल पे या मैं कहूं मॉलिक्यूलर लेवल पे या डोमेन लेवल पे देयर इज सम ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ द एटम्स। उस केस में क्या करेंगे, फिर क्या होगा बताओ। यहाँ पे इसमें भी इंडक्टेंस आ जाएगी, यानी कि हर वायर के साथ इंडक्टेंस जुड़ी हुई है। यस, एवरी वायर, यही बात लिखी गई है, एवरी वायर हैज इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद इट। हर वायर के साथ इंडक्टेंस जुड़ी हुई है। सो इन जनरल इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट वायर इज नॉट जीरो। स्ट्रेट वायर है उसकी भी इंडक्टेंस जीरो नहीं होती है। ठीक है, बट इन फॉलोइंग अरेंजमेंट, लेकिन हम ऐसा एक स्पेशल अरेंजमेंट बना सकते हैं जिसमें इंडक्टेंस क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। स्ट्रेट वायर की इंडक्टेंस जीरो नहीं है। जैसे हमने बना दिया कि देखो ऐसा करके हमने एक सर्किट बना दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है भाई, यहां पे भी तो एक लूप बन गया है ना, क्या इसकी इंडक्टेंस जीरो हो जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी लूप बन गया, करंट फ्लो करेगा, सर्कुलर टाइप का लूप है, तो इसका भी खुद का एक फ्लक्स बनेगा, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा, इंडक्टेंस आएगा ना, तो इंडक्टेंस से हम पीछा नहीं छुड़वा पाते। लेकिन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्या हो सकता है, इंडक्टेंस जीरो हो सकता है। तो हम क्या लेते हैं, एक यूनिफॉर्म वायर लेते हैं, ठीक है, उसको लपेटना चालू करते हैं, लपेटना चालू किया और एंड पॉइंट से वापस घुमा देते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ना, वहां पे यू टर्न दे दिया उसको, और फिर वापस जैसे जैसे लपेटा था ना स्टार्टिंग में, उल्टी डायरेक्शन में वैसे ही लपेटते हुए ले आएंगे। तो ऐसा जो वायर होता है इसको बोलते हैं डबली फोल्डेड कॉइल, डबल फोल्डेड कॉइल, ठीक है, या फिर डबली बाउंड कॉइल, दो बार लपेटी और वो भी उल्टी डायरेक्शन में, या फिर नॉन इंडक्टिव कॉइल भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब हमने ऐसे लपेटा था तो लूप की सेंस ऐसी थी, करंट की सेंस ऐसी थी क्लॉकवाइज की मेरी तरफ से, लेकिन जब वापस लपेट के आया तो उसमें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि जो इस डायरेक्शन में फ्लक्स बन रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फ्लक्स बन जाएगा, यानी कि जो दो फ्लक्स बन रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो, नेट फ्लक्स विल बी जीरो। फ्लक्स ही जीरो है तो इंडक्टेंस कहां से आएगी, फ्लक्स चेंज के ऊपर डिपेंड करता है ना इंडक्टेंस का वैल्यू, और फ्लक्स ही नहीं है तो इंडक्टेंस कहां से आएगी। तो ऐसी जो हमारे पास कॉइल होती है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इंडक्टिव कॉइल बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से हमारे पास क्या आया भाई, इट इज पॉसिबल टू हैव रेजिस्टेंस विदाउट इंडक्टेंस। देखो नीचे वाला ये जो केस था ना अभी लास्ट, क्या था इसमें, वायर ऐसे लपेटा फिर उल्टा लपेट दिया, तो बोलो इसकी इंडक्टेंस खत्म हो गई। तो ऐसा वायर बनाया जा सकता है जिसकी इंडक्टेंस क्या हो, जीरो, लेकिन ऐसा वायर नहीं हो सकता जिसकी रेजिस्टेंस जीरो। सही है भाई, it is possible to have resistance without inductance but it is not possible to have inductance without resistance। सही है भाई, ओके। अब अगर मैं आइडियल इंडक्टर को जोड़ दूं किससे, आइडियल बैटरी से, बैटरी है, सिंपली एल लगा दिया, और ये जो वायर है ना इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अब बताओ अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केवीएल लगाना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस प्लस लगाते हैं पहले, तो यहाँ पे जीरो मान लो, माइनस प्लस, यहां से करंट चलेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और वापस जीरो। सही है, लिख दो इक्वेशन, बोलो क्या लिखेंगे, प्लस ई
माइनस एन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस ई माइनस एन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। सही है भाई, इसको उठा के उधर लेके जाओ, क्या आएगा, ई इज इक्वल टू एन डी आई बाई डी टी, एल को उठा के इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, ई बाई एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई एल, डी टी को उठा के इधर ले जाओ, क्या बनेगा, डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू डी टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, सही है, डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, बोलो करंट, टाइम का वैल्यू जब जीरो था तो करंट का वैल्यू जीरो था, टाइम का वैल्यू जब t हो गया तो करंट का वैल्यू कुछ i हो गया, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो बोलो di का इंटीग्रेशन i और e बाय l बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, तो बोलो i इज इक्वल टू e बाय l t, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा करंट का वैल्यू भी लीनियरली बढ़ता रहेगा, ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? एडी करंट्स किसने सुने हुए हैं? तुमने सुना है एडी करंट? कब सुना? आए थे लास्ट क्लास में जिसमें मैंने एडी करंट्स पढ़ाया था, सब लोग आए थे? ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा है कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, राइट, ओके। तो व्हेन कॉइल्स आर, दो टेक्निकल लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, क्या बोला, when coils are subjected to changing magnetic flux, जब coil को किस में डाला जाता है, changing magnetic flux में, currents are induced, उनमें करंट पैदा हो जाते हैं। when bulk conductors are subjected to changing magnetic flux, EMF and currents are induced। obviously coil को changing magnetic field में रखेंगे, फ्लक्स चेंज होगा, करंट आएगा ना यहाँ पे। और अगर प्लेट है या कोई बल्क कंडक्टर है जिसमें बहुत सारा एरिया या वॉल्यूम अवेलेबल है, उसको रखेंगे तो क्या होगा, वहां पे भी ईएमएफ और करंट आएगा, ठीक है। द पाथ ऑफ दीज करंट्स इज सिमिलर टू एडीज इन वाटर। पानी में देखा है आप लोगों ने, जैसे मान लो कि रोड के ऊपर वो होते हैं ना पोर्ट होल्स तो नहीं होगा, वो वो गटर वाला ढक्कन होता है ना, और मान लो बहुत पानी भरा और वो ढक्कन खोल दो आप, तो क्या होता है, ऐसे पानी गोल गोल घूम के अंदर घुसता है ना, तो उसको बोलते हैं एडी। तो जो पानी गोल गोल घूमता है ना, चक्रवात बोल दो एक तरह से, तो उसको बोलते हैं एडी। तो उसी की शक्ल होती है, लगभग वैसा ही पैटर्न होता है करंट्स का, जब बल्क कंडक्टर्स को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है भाई। तो क्या बोला, जब बल्क कंडक्टर्स को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाते हैं, और ये जो करंट होते हैं ये कह सकते हैं सिमिलर टू द एडीज इन वाटर, वाटर की एडीज की जैसे। The currents are induced in such a way that they oppose the cause of flux change, है ना। लेंज लॉ भी यही कहता है कि जो करंट वगैरह पैदा होगा वो इसी हिसाब से होगा कि कॉज का अपोज करे, ठीक है ना। भाई बाहर से कोई उसको मान लो ऐसे घुमाना चाहता है तो एडी करंट जो पैदा होगी वो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यानी कि रुकना चाहेंगे, चलाना चाहेंगे तो रुकना चाहेंगे, है ना, और रुकना चाहेंगे तो चलना चाहेंगे, सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इन केस ऑफ बल्क कंडक्टर्स many loops are present and therefore a lot of heat is dissipated। अब देखो यहाँ पे जो रिंग था इसमें तो करंट को घूमने के लिए एक ही रास्ता मिला है, लेकिन यहाँ पे there are infinite loops, तो बहुत सारा रास्ता अवेलेबल है करंट को रास्ता अवेलेबल तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। इन केस ऑफ बल्क कंडक्टर्स many loops are present and therefore a lot of heat is dissipated and heat is directly proportional to I square। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, when a bulk conductor moves in a region of magnetic field such as plate swinging between magnets, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट्स रखी हुई, इनके बीच में एक प्लेट है, मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, वीडियो दिखाया था ना, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे लाइंस बना रखी है, वो तो आराम से मूव करता रहता है, और जो सॉलिड है वो पहली बार में जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि सॉलिड में बहुत सारे करंट्स फ्लो करने के रास्ते अवेलेबल है, वो फोर्स भी ज्यादा लगाएगा और वो हीट अप भी ज्यादा लगाएगा, ठीक है। फ्लक्स इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई, तो प्लेट घूम रही है उसका। द इंड्यूस्ड करंट्स विल अपोज द कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज, इंड्यूस्ड करंट क्या करेंगे, फ्लक्स चेंज का अपोज करेंगे, व्हिच इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ, जो कि कंडक्टर का खुद का ही मोशन। तो बोलो, जब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक प्लेट को ऐसे ऐसे आप
घुमाना चाहेंगे तो बोलो इस प्लेट का फ्लक्स चेंज होगा, इसमें करंट आ जाएंगे, ये करंट इसके खुद के ही मोशन का अपोज करेंगे। सही है, क्लियर हो गई बात। और धीरे धीरे ये जो सॉरी और धीरे धीरे क्या होगा बोलो, ये जो प्लेट है ये रुक जाएगी। सही है भाई, प्लेट will slow down near the magnet, ऐसा motion damp the motion। यूजफुल एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, एडी करंट्स की यूजफुल एप्लीकेशंस क्या है ना भाई। बल्ब कंडक्टर है, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है और हीट डिसिपेट होती है। अब इसी बात का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो ये जो प्लेट है ये मोशन का अपोज कर रही है, राइट। तो जहां पे भी अननेसेसरी वाइब्रेशन है हम वहां पे एडी करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो भाई जहां पे भी अननेसेसरी वाइब्रेशन है, भाई कंडक्टर अगर इधर मूव कर रहा है तो अपोज कर रहा है, इधर मूव कर रहा है तो भी अपोज कर रहा है। तो बोलो जहां पे अननेसेसरी वाइब्रेशन होगी वहां पे हम एडी करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें पहला आता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब इमेजिन करिए आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एग्जामिनर आपके सर पे खड़ा बोल रहा है रीडिंग दिखाओ कितनी आ रही है तुम्हारी, कितना करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारे सर्किट में, और तुमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया और गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे। कैसा लगेगा? कभी 0 पे है कभी 10 पे है, 0 10 0 10 0 10 0 10 ऐसे चल रहा है। अच्छा लगेगा तुमको? एग्जामिनर 0 नंबर देके चला जाएगा, अच्छा लगेगा? क्यों? क्योंकि स्टेबल है ही नहीं नीडल। अगर इस वाइब्रेशन को कोई रोकने वाला होता तो क्या होता? ये रुक जाता धीरे धीरे। मान लो एक बार स्टार्टिंग में ज्यादा होता, धीरे धीरे करके रुक जाता है, फाइनल रीडिंग आ जाती है, हमारे नंबर मिल जाते हैं, राइट। और वैसे भी रीडिंग में हेल्प मिलती है। पुराने वाली मोटरसाइकिल फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है सुई जो होती है वो 60 और 70 के बीच में ऐसे ऐसे मूव करके पता ही नहीं चलता 65 पे है कि 68 पे है कि 60 पे, राइट। वही वाली तो हमने क्या किया, एक डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाया। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? द ऑसिलेशन इन द नीडल विल कॉज द एडी करंट्स टू फ्लो इन द कोर ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की एक कोर होती है जिसके ऊपर वायर लपेटे होते हैं। आप बोलो जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो बोलो उस कोर का मूवमेंट होगा, यस और नो। और कोर का मूवमेंट होगा तो उसमें एडी करंट जनरेट हो जाएंगे। एडी करंट वाइब्रेशन का अपोज करते हैं। याद हो गया ना? क्या बोला कि जैसे ही वाइब्रेशन आता है नीडल में there will be eddy current produced in the core of the galvanometer which will oppose the oscillation. Damping will take place which will stop the oscillation. सही है भाई। मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स देखो ये जो एग्जांपल है ये किसका है? मैग्नेटिक ब्रेक्स का ही एग्जांपल है ना। क्या हो रहा है देखिए, जैसे आपकी गाड़ी का रोटर होता है, जैसे पहिया होता है ना, पहिए के अंदर एक ऐसी डिस्क लगी होती है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या होता है, ऐसे ब्रेक्स होते हैं। वो ऐसे ब्रेक्स जब लगते हैं तब हमारी डिस्क स्लो डाउन हो जाती है, हीट लॉस होता है, सारी चीजें होती है। लेकिन मैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या किया जाता है? मैग्नेटिक ब्रेक्स में आपका जो रोटर है, ऐसे जो चक्का है ना, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, उसके दोनों तरफ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करती है? वैसे तो वो नॉर्मली रहती है, वैसे कोई करंट नहीं होता, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करने लग जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो करेगा यानी कि वो मैग्नेट बन गए हैं। मैग्नेट बन गए हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो ये रोटर मूव कर रहा है, दिस इज ए बल्क कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा इसके साथ? एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो मोशन का अपोज करेंगे और ब्रेक लग जाएगा और गाड़ी रुक जाएगी। ट्रेन वगैरह में ये चीजें यूज होती है, ठीक है। इंडक्टेंस फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें है ना वो मेटल का पीस उसके अंदर डाल दिया था फर्नेस के अंदर, वो लाल हो गया था। तो असल में क्या हो रहा है, वहां पे जो आपकी जो कॉइल होती है ना, इस तरह की कॉइल थी आपके पास, है ना, इसके अंदर डाल दिया था कंडक्टर को। बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा होता है, एसी करंट फ्लो कर रहा होता है। एसी करंट क्या करता है, एक बार डायरेक्शन ऐसे है, एक बार डायरेक्शन उल्टी है, ऐसे ऐसे करंट होता है, सही है। अब करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज करें तो बोलो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर मेटल डालूंगा क्या होगा, इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे बिकॉज़ दिस इज अ बल्क कंडक्टर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जैसे ही क्या होगा, एडी करंट फ्लो करेंगे, ये हीट अप हो जाएगा और रेड हॉट, ठीक है। जितना ज्यादा करंट होगा ये उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा चेंज होगा, उतना ज्यादा जल्दी हीट करेगा, सही है। तो हाई करंट विल प्रोड्यूस फास्टर हीटिंग इवेंट्स।
बोलो हाई फ्रीक्वेंसी करंट फ्लोज इन द फर्नेस, ठीक है। तो जो फर्नेस यानी कि जो भट्टी होती है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो करता है, which causes change in magnetic field, जो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस करता है। A metal placed in this changing magnetic field will have eddy currents, और उस changing magnetic field में अगर कोई बल्क कंडक्टर रखा है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड द मेटल विल मेल्ट ड्यू टू दिस एडी करंट्स, और वो मेल्ट भी हो सकता है या हीट अप हो सकता है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी क्या होता है, एडी करंट्स का यूज होता है। आपने पुराने वाले मीटर देखे होंगे जिसमें वो एक डिस्क घूमती होती थी, है ना। उसमें क्या होता था, कुछ लोग जैसे जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा तेजी से वो घूमती है, जितना ज्यादा वो घूमेगी उतना ज्यादा आपकी मीटर में रिकॉर्डिंग हो जाती है। समझदार लोगों ने क्या किया, जो पुराने जमाने में समझदार लोग होते थे, पुराने जमाने का मीटर है, ले जाके एक बड़ी सी मैग्नेट उसकी चिपका दी 2 किलो की। अब जैसे ही वहां पे क्या होता है, वो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, वो ऐसे ऐसे घूम रही होती है, जितना ज्यादा लोड होगा उतनी तेजी से घूमने लग जाएगी। तो लोग क्या करते थे, ले जाके उसके पास मैग्नेट रखते थे, मैग्नेट चिपका देते, लोहे का मीटर था, तो मैग्नेट के अंदर वो अब घूमेगा, बोलो वो घूम रहा है मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एडी करंट आ जाएंगे, एडी करंट आ जाएंगे तो वो मोशन का अपोज करेंगे, यानी कि जो मीटर तेजी से घूमना चाहता है तो वो अब धीरे धीरे घूमेगा, यानी कि रीडिंग कम आएगी। बिल्कुल नाम मात्र स्पीड से चलता है वो ऐसे, सही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते थे। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी एडी करंट्स का यूज, ठीक है भाई। अच्छा, एडी करंट्स को रिड्यूस कैसे किया जाए? आजकल जो मीटर आते हैं वो नहीं होते ऐसे, ठीक है। एडी करंट मतलब आजकल आते हैं तो बिजली का बिल घटवाओ पापा, घर जाके मीटर पे मैग्नेट चिपका दो। अभी आजकल क्या हो गया है कि जो आपके रिसेंटली नए वाले मीटर्स हैं उसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट भी कर देते हैं। अगर आप वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दोगे तो उसके पास आ जाएगा कि भाई सम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैज बीन प्लेस्ड नियर इट एंड द मीटर इज बीइंग टेम्पर्ड विद, तो रीडिंग करने आएगा तो उसे अलग से कोड वगैरह दिखा देगा, तुमको पता चल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन एरिया, हो सकता है आपके घर के पास हो सकता है आपके घर के पास ना हो, ठीक है। इस वाली बात में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो हाउ टू रिड्यूस एडी करंट्स, है ना भाई। जनरली लोग बिजली का बिल बचाते हैं ना, तो बचा लो, क्या दिक्कत है भाई, अगर सही तरीके से बचाया जा रहा है, लीगली बचाया जा रहा है तो बचा लो भाई, क्या दिक्कत है। हाउ टू रिड्यूस एडी करंट्स, अब एडी करंट्स को कम कैसे किया जाए, बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स या बाय कटिंग ग्रूव्स इन द मेटल इटसेल्फ। अब देखो, अगर मान लो ये पूरा का पूरा बल्क कंडक्टर होता तो बोलो देयर वर इनफाइनाइट लूप्स प्रेजेंट हियर, बहुत सारे लूप्स प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता, करंट ज्यादा फ्लो करता तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होती, और उसके साथ और क्या होता, फोर्स भी ज्यादा लगती, राइट। फोर्स और हीट प्रोड्यूस दोनों ज्यादा होती। लेकिन अब क्या हुआ है, देयर इज ए लॉन्गर वे, बहुत बड़ा सा लूप अवेलेबल है, और जितना लंबा लूप होगा उतना ही उस लूप की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना करंट भी कम फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हम एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है भाई, कोई डाउट है इस चैप्टर में तो मुझे बताइए।